तकरीबन 10 महीने हो गए किसान आंदोलन को। दिल्ली के बॉर्डर पे किसान धरने पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी 1938 में जनवरी के महीने में मुंबई में एक किसान आंदोलन की एक सभा को आजाद मैदान में संबोधित किया था। उन्होंने क्या कहा था यह मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए कि मुजफ्फरनगर के किसान पंचायत में किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा था। अब खतरे में कौन कौन है? ओएनजीसी, बीपीसीएल, इस्पात, शिक्षा, प्राइवेट, जो चिकित्सा हो रही है, और देश के संविधान भी खतरे में है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान था वो भीड़ में बता जा रहा है, हम उसको भी बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का ये विशेष किसान स्पेशल। चलिए लिए चलता हूं 10 जनवरी 1938। महाराष्ट्र के कई जिलों से तकरीबन 25-30 हजार किसान मुंबई में इकट्ठा हुए थे। आजाद मैदान में रैली हुई थी और प्रशासन परेशान था। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मांग पत्र भी सौंपा गया। मांग पत्र का अलग से एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन आजाद मैदान में जो अंबेडकर का जो भाषण था, सभी किसान नेताओं को और मजदूर के नेताओं को वो भाषण जरूर सुनना चाहिए। चलिए वो भाषण सीधे लिए चलता हूं डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण की ओर। 10 जनवरी 1938 का ये भाषण है। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वालों का अगर संगठन बनाना हो तो उसमें जाति धर्म भेद को बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। पहले ही मेहनत कश वर्ग जबरदस्त आर्थिक दबाव के नीचे दब गया है। ऐसे हालात में बने संगठन विषमता को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। ऐसे संगठनों में विषमता को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। आज भी जातियों के मेहनत कश वर्गों का यह संगठन देखकर मुझे आनंद हो रहा है। इसलिए आज के दिन को मैं सौभाग्य का दिन मानता हूं, क्योंकि आज हमारा यह संगठन केवल स्वार्थ त्याग के बल पर ही खड़ा है। इसलिए मेहनत कश वर्ग को अमीर वर्ग के पक्ष दल यानी कांग्रेस जैसे दल के साथ सहयोग कर उन पर विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। आज सिचुएशन अलग है। आज कांग्रेस नहीं, आज बीजेपी है पावर में। आप जानते हैं कि इस दुनिया में जिसका घर जलता है और जो घर जलाता है, उन दोनों में क्या कभी एक राय हो सकता है? क्या कभी उनके मन का मिलन हो सकता है? प्राणियों को ही देखिए, क्या सांप और नेवला कभी एक हो सकते हैं? चूहा और बिल्ली में कभी दोस्ती हो सकती है? इस प्रकार प्रकृति के खिलाफ सृष्टि बनाने वाले का आप कभी भरोसा कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन खड़े करते हैं। अमीरों की शरणगाह कांग्रेस की ओर भी हमें इसी नजरिए से देखना चाहिए। अब मुंबई असेंबली के बारे में कह रहे हैं कि मुंबई असेंबली के कांग्रेस सदस्यों को ही देखिए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर आए सभी सदस्य साहूकार, जमींदार, जागीरदार और अमीर लोग हैं। अपने हित के खिलाफ वे कांग्रेस को कुछ भी नहीं करने देते। वही आज भारतीय जनता पार्टी की भी हालत है। उनमें से हर एक 50,000 रुपए से अधिक आय वाला है। ब्याज के सहारे अपना धन बटोरने वाले ये लोग मेहनत कश लोगों के कल्याण की बात कैसे कर सकते हैं? इस बात की आप पक्की गांठ बांध लें कि कांग्रेस की कृपा से चुनाव
जीत कर आए लोग आपके हित की कोई बात नहीं करेंगे। 1937 में आप लोगों ने जब इन्हें चुना तब ये किस प्रकार आपके पांव छू रहे थे, पांव छू रहे थे, याद कीजिए। हम सबसे पहले आपके हित का ख्याल रखेंगे, सबका साथ सबका विकास, जो अभी नारा था कि सबका साथ सबका, ये पुराना नारा है, ये पहले 37 के चुनाव में लग चुका है। सबसे पहले आपके हित का ख्याल रखेंगे, आपके हित के लिए कांग्रेस ने फकीरी अपनाई है, इसलिए कांग्रेस को ही वोट दीजिए। ऐसा कहने वाले कांग्रेस के नेता आपकी तरफ अब देखेंगे तक नहीं। चुनाव में जो नेता जीत कर आते हैं सब कुछ मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन आपके तरफ जीतने के बाद देखते नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन मधुर भाषी लोगों को आगे से बिल्कुल घास न डालें, न उनकी परवाह करें। ऐसे धोखेबाज लोगों को असली पूजा पैर की ठोकर लगाकर की जानी चाहिए। आगे से अपना सच्चा हितकारी कौन होगा यह तय करते समय पूरी सावधानी बरतें। आपके पास अपनी बुद्धि है, सो अपनी बुद्धि के बल पर अच्छे बुरे के बारे में सोचकर तय करें कि आपका असली हितैषी कौन है। कौन सा पक्ष, कौन सा दल प्राणों की परवाह किए बगैर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, इसका फैसला खुद सोच कर करें। आगे कहते हैं दुनिया की व्याख्या करते हुए कि सच पूछो तो दुनिया में दो ही वर्ग हैं, एक अमीर और एक गरीब। इसके अलावा तीसरा मध्यम वर्ग है। दुनिया के किसी भी उज्जवल आंदोलन के विनाश के लिए यही वर्ग जिम्मेदार होता है, मध्यम वर्ग। कल्पना कीजिए, मेहनत कर अपना पेट पालने वाले लोग हमारे देश में 80% तक है। सोचिए इस आंकड़े की तुलना में अन्य वर्गों का अनुपात कितना कम है। लेकिन आप अगर सभी लोग जागरूक रहेंगे, संघ शक्ति और आत्मनिर्भरता के साथ किस बात में अपना हित है, इसका आपको अगर पता चले तो आप पलक झपकते सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन का आप अगर सूक्ष्मता से मुआयना करें, पता चलेगा कि मेहनत करने वाले लोगों की मदद से ही कांग्रेस इतने प्रभावशाली ढंग से अपनी लड़ाई लड़ सकी। इन मेहनतकश लोगों को कांग्रेस के सत्ताधारियों ने उस समय बहुत सारे आशा भरे वचन दिए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के हाथ में जब सत्ता आएगी तब कांग्रेस सबसे पहले गरीब, मेहनतकश लोगों के हितों की रक्षा के मसले पर काम करेगी। लेकिन आप आज क्या देख रहे हैं? आज कांग्रेस के हाथ में सत्ता है, लेकिन वह कोई काम अपनत्व के साथ या फौरन नहीं करती। आज मुंबई असेंबली में उनकी उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। बहुमत के बल पर आपके हित में कोई भी कानून बनाना उनके लिए असंभव नहीं है। हमारे स्वतंत्र लेबर पार्टी की संख्या 15 है सिर्फ। इतने कम सदस्यों के सहारे आपके हित में कानून बनाना हमारे लिए असंभव है। इसलिए आज के बाद ध्यान रखें कि कांग्रेस के पूंजीपतियों को वोट देकर चुनाव ना जिताएं। आज जिस प्रकार आप संगठित होकर यहां आए हैं, उसी प्रकार जाति भेद, धर्म भेद भुलाकर अपने संगठन को मजबूत बनाइए। जाति भेद, धर्म भेद। राकेश टिकैत ने डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम लिया और अल्लाह अकबर और महादेव सब नाम लिया एक साथ। तो चलिए, अच्छी बात है। आगे अब महाराष्ट्र के बारे में बोलते हैं, कोंकण क्षेत्र के बारे में। कहते हैं कोंकण के बारे में सोचे तो वहां जमींदार साहूकार की संख्या केवल 1000-2000 तक होगी और हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले मेहनतकश की संख्या 13 लाख से अधिक है। ऐसे जब हाल हैं, तब भी हम इतने दुर्बल क्यों हैं? इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य महसूस होता है। आज 1000-2000 लोग हम जैसे 13 लाख लोगों पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं।
इसका मूल कारण है हमारी गरीबी। मुट्ठी भर अमीरों से आप निचोड़े गए हैं, निचोड़े जा रहे हैं, आज भी निचोड़े गए हैं और निचोड़े जा रहे हैं, आज भी लागू है। निचली हालत में आपके अंदर प्रतिकार करने की ताकत नहीं बची है। इसलिए जिन्होंने आपको आपकी इस असहनीय और असहाय हालत तक पहुंचाया है, उन खोत, साहूकार, जमींदार आदि की किसी तरह से कोई सहायता न करें। यह बात भी ध्यान रखें कि कांग्रेस कभी भी इन धनवानों को दुख पहुंचाकर आपका हित कभी नहीं करेगी। आज बीजेपी है, सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं, अडानी अंबानी के हाथ में जा रहे हैं, आपका कौन सा हित हो रहा है आप सोचिए। इसी प्रकार आज यहां जुटे विभिन्न जातियों के लोग अपनी अपनी जाति के संगठन बनाकर अलग अलग काम किया करते थे, इसलिए मेहनत कशों का संगठन नहीं बन पाया। लेकिन अब ऐसा संगठन बनने का भाग्य भविष्य दिखाई दे रहा है, यह बड़े खुशी की बात है। आगे कहते हैं कि अमीर वर्ग की सहायता करने वाली कांग्रेस किसी भी प्रकार सहायता कर आपका हित नहीं होगा। आज संदर्भ बदल लीजिए, आज कांग्रेस नहीं, आज बीजेपी सरकार। आज के हालात यही बता रहे हैं, अंबेडकर साहब कह रहे हैं। पिछली असेंबली चुनाव में जिस तरह हमने स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से कांग्रेस के खिलाफ लड़कर कुछ एक सीटें हासिल की, उसी प्रकार यदि कम्युनिस्ट दल कांग्रेस के खिलाफ लड़कर 2-4 सीटें हासिल करते तो आखिर में असेंबली में हमारी कुल संख्या, ताकत बढ़ने से हमारी मदद होती। जो हो, कम से कम आगे उन्हें अपने वर्चस्व को निभाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। साथ ही इस मौके पर अपने कम्युनिस्ट मित्रों से 2 शब्द उनके लिए सुनाना बहुत जरूरी है। कम्युनिस्ट दर्शन की किताबें यहां उपस्थित कम्युनिस्ट नेताओं ने जितनी पढ़ी है, उससे अधिक मैंने पढ़ी है। उन किताबों को पढ़कर मुझे लगा कि इसमें जो दर्शन बताया गया है वह भले कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका कहां तक इस्तेमाल किया जा सकता है यह हमें देखना होगा। मतलब भारतीय संदर्भ के में कहां तक इस्तेमाल होगा यह हमें देखना होगा। और अगर सोच समझकर उस दर्शन को लागू किया जाए तो मुझे लगता है कि रूसी लोगों को उसे लागू करने में जितना समय लगा, उससे कम समय में भारत में हम उसे लागू कर देंगे, क्योंकि भारत में स्थितियां अनुकूल हैं। इसलिए मुझे साम्यवादी दर्शन हमेशा मेहनतकश वर्ग के आंदोलन की लड़ाई से काफी मिलता जुलता और करीब लगता नजर आया है। आज हमारा ऐसा हाल है कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई प्रभावी दैनिक अखबार नहीं है, सरकारी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इसलिए आप अपना अलग संगठन बनाएं, आपसी मतभेदों को भुलाकर अपनी लड़ाई के लिए धैर्य के साथ तैयार हो जाइए। ये अगर आपको देखना हो तो वॉल्यूम 39 चैप्टर नंबर 115 पेज नंबर 68 से लेके 72 तक है। और अगले एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा कि जो राकेश टिकैत साहब हैं इनकी क्या मांगे हैं, और अंबेडकर साहब थे, उन्होंने 1938 में जब मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या मांगे रखी। तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है, इसलिए इतिहास का ज्ञान जरूरी है, इतिहास पढ़ना जरूरी है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि और ब्लू बटन दबाना नहीं भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद ब्लू बेल दबा दें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो आप देखते रहिए, फैलाते रहिए, क्योंकि अंबेडकरनामा कथा नहीं है, कल्पना नहीं है, ये प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित है। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होती है। शुक्रिया, जय भीम।